गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, पोइम्स चल रही थी अपनी, तो लास्ट पोइम जो होप हमने कंप्लीट की है, उसके बाद नेक्स्ट पोइम है द सेवन एजेस ऑफ मैन। व्यक्ति की 7 अवस्थाएं, व्यक्ति की 7 अवस्थाएं या मानवीय जीवन की 7 अवस्थाएं ठीक है, जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित हैं। इस पोइम के राइटर विलियम शेक्सपियर हैं, जिनका जन्म 1564 में हुआ और उनकी डेथ हुई थी 1616 में। यानी जो पोइम अपनी है द सेवन एजेस ऑफ मैन, व्यक्ति के जीवन की 7 अवस्थाएं, उसमें विलियम शेक्सपियर जो इसके राइटर हैं, उनका जन्म जो कि 1564 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1616 में, 1616। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो अपनी पोइम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, ये एक विलियम शेक्सपियर की प्रसिद्ध कॉमेडी है जिसका नाम है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट इनकी एक कॉमेडी है। क्या नाम है उसका? एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट इसकी बहुत प्रसिद्ध कॉमेडी है, विलियम शेक्सपियर की बहुत बड़ी पुस्तक है। उसमें बहुत सारी कॉमेडीज और बहुत सारी रचनाएं हैं। उसमें से ये कविता जो द सेवन एजेस ऑफ मैन है वो ली गई है, उसका ही एक छोटा सा पार्ट है द सेवन एजेस ऑफ मैन। इसमें विलियम शेक्सपियर व्यक्ति के जीवन की 7 अवस्थाओं के बारे में बताता है और वो कहता है कि ये संसार है वो एक रंगमंच है, पूरा संसार है उसे विलियम शेक्सपियर है वो रंगमंच बताते हैं और कहते हैं कि हर एक पुरुष और महिला यहाँ पर केवल इसके पात्र है, अभिनय करता है और अपने अनुसार आते हैं, अभिनय करते हैं और चले जाते हैं। यानी जन्म लेते हैं, अपना रोल अदा करते हैं, जीवन यापन करते हैं और अंत में मर जाते हैं या उनका देहांत हो जाता है और प्रस्थान कर जाते हैं। इसी माध्यम से इस जन्म और मृत्यु के बीच व्यक्ति की 7 अवस्थाओं का वर्णन करते हुए विलियम शेक्सपियर प्रारंभ से बताते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति एक नर्स की भुजाओं में बिल्लियों की तरह रोते हुए, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें करते हुए, उल्टियां करते हुए पाया जाता है। एक नवजात शिशु के रूप में अपनी दाई माँ या जिसे नर्स बोलते हैं, हम दाई बोलते हैं, परिचारिका बोलते हैं, उनकी बाहों में पाया जाता है प्रथम अवस्था में, जिसमें वह नर्स की भुजाओं में क्या करता है? उल्टियाँ करता है और रोते हुए बिल्लियों की तरह। छोटा बच्चा जब रोता है तो वो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें करते हुए रोता है। जैसे बिल्ली का बच्चा रोता है वैसे ही इंसान के बच्चे के रोने की सी आवाज़ें आती है। उसके बाद वह एक प्रथम अवस्था इस प्रकार बताते हुए विलियम शेक्सपियर दूसरी अवस्था की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी अवस्था के बारे में बताते हैं कि दूसरी अवस्था में वह एक क्या होता है? शिकायतों भरा स्कूली बच्चा होता है। शिकायतों भरा स्कूली बच्चा होता है जो अपने कंधों पर सूर्य की चमक के साथ मुस्कान लिए हुए अपने कंधों पर बैग रखता है और अनिच्छा से स्कूल की तरफ बढ़ता है या स्कूल जाने वाले बच्चे के रूप में उसका अभिनय दर्शाया जाता है। यानी जब हम छोटे होते हैं, हमने भी काफ़ी बार ऐसा हुआ होगा या हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको भी आपने देखा होगा कि जो स्कूल जाने का टाइम होता है तो बच्चे क्या है, अपना बैग तो ज़बरदस्ती उनके कंधों पर बैग डाल दिया जाता है और घसीटते हुए, आजकल तो पता नहीं लेकिन पहले ऐसा होता था, बच्चों को घसीट कर ज़बरदस्ती मार पीट कर स्कूल की तरफ ले जाया जाता था। यानी जो बच्चे नहीं मानते थे, ऐसा नहीं कि हर एक को ले जाया जाता था, जो बच्चे अपनी इच्छा से नहीं जाते थे, यानी छोटा बच्चा होता है उसकी बहुत कम इच्छा होती है स्कूल में जाने की, उसी भाग को, उसी अवतरण को शेक्सपियर है वो अपने शब्दों में वर्णित करते हैं कि दूसरी अवस्था में वह बच्चा एक मात्र केवल क्या होता है?
वह अनिच्छा से शिकायत भरा स्कूली बच्चा होता है जो स्कूल नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसके घर वाले उन्हें स्कूल भेजते हैं। उसके बाद जब अगली अवस्था की तरफ हम बढ़ते हैं तो वह एक लवर के रूप में या प्रेमी के रूप में बताया जाता है, और वह अपनी प्रेमिका की याद में विरह गीतों की रचना करता रहता है। अपनी प्रेमिका के बोहों की यानी आँखों के ऊपर का एक जो भाग होता है जिसे हम बोहें कहते हैं, उसकी कल्पना करते हुए विरह गीत या बिछड़न के जो गीत बोलते हैं उनको गुनगुनाता रहता है। और जिस प्रकार कल कारखानों की भट्टियां ऊहें भरती हैं, उसी प्रकार से ऊहें भरता रहता है। इस प्रकार से कवि ने पोइट ने हमें हर एक अवस्था को बखूबी बताया है कि व्यक्ति की 7 जो अवस्थाएं हैं वो किस किस प्रकार से घटित होती हैं। उसके बाद आगे वो एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति के रूप में यानी एक जज या न्यायाधीश के रूप में अपने आप को पाता है। यानी यह जीवन की एक ऐसी अवस्था आती है जिस अवस्था में व्यक्ति को अपने स्वयं के निर्णय लेने पड़ते हैं और अपने स्वयं के निर्णयों के आधार पर, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर अपने जीवन का यापन करना होता है। इसलिए विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जो व्यक्ति की चौथी अवस्था होती है, उस चौथी अवस्था में वो एक जज का या न्यायाधीश का रोल अदा करता है, न्यायाधीश या जज का रोल अदा करता है। और वह अपने जिस प्रकार से वह बड़ा होता है, या इस पॉइंट में देखें तो वह एक बहुत बड़ा पेट लिए हुए चौथी अवस्था में मैंने आपको थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत बता दिया, तो हम उसको रिवाइज करते हैं। चौथी अवस्था में वह एक सैनिक के रूप में उभरता है। चौथी अवस्था में किसके रूप में? सैनिक के रूप में उभरता है, जो कि बहुत ही अजनबी या अजीबोगरीब कस्मों और सौगंधों से भरा होता है, और उसके जीवन में केवल क्रोध जैसी अवस्थाएं होती हैं। और वह अपने क्षण भंगुर यानी बिल्कुल पानी के बुलबुलों जैसे सम्मान को बचाने के लिए हर समय किसी न किसी के साथ लड़ने झगड़ने को तत्पर रहता है। और वह इस अवस्था में एक देश प्रेमी के रूप में भी उभारा जाता है, जो अपने देश पर सर्वस्व त्याग करने की इच्छा रखता है। उसके बाद नेक्स्ट 5th एज में जब हम बढ़ते हैं तो उसमें वह न्यायाधीश के रूप में पाया जाता है, जहाँ पर वह अपने जीवन के सही और सुदृढ़ व्यवस्थित निर्णयों का निर्वहन करता है। फिर व्यक्ति की अवस्था, जीवन अवस्था है, वो धीरे धीरे ढलनी प्रारंभ हो जाती है, और छठी अवस्था में वह एक विदूषक के रूप में पाया जाता है। यानी जब वह पहले अपनी जवानी की अवस्था में अच्छा हट्टा कट्टा मजबूत हुआ करता था, उस समय से लेकर जब वह विदूषक यानी जीवन की छठी अवस्था में जाता है तो उसके जो पुराने कपड़े होते हैं वो ढीले ढाले हो जाते हैं, उसकी आंखों पे चश्मा आ जाता है, और जो उसने अपने जवानी के काल में अपने वस्त्र जैसे मोजे पैंट शर्ट वगैरह संभाल कर रखे होते हैं, वो उसके पहनने में बिल्कुल ढीले ढाले रहते हैं। तो वह ढीले ढाले शरीर का आवरण लिए हुए एक विदूषक के रूप में पाया जाता है। और जीवन की अंतिम अवस्था में वह एक वृद्ध के रूप में, जिसके मुंह में ना दांत है, ना आंखों से वह देख पाता है, ना जीभ का कोई स्वाद है, यानी हर एक चीज से विमुक्त वह पाया जाता है, और अंत में वह इस दुनिया से चला जाता है। इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन की 7 अवस्थाएं हैं। इसमें आज हम सबसे पहले, जैसे कि हमने इसका थोड़ा सा हिंदी अवतरण अपने शब्दों में पढ़ा है, उसी आधार पर अब हम पहले इसकी थोड़ी बहुत मीनिंग्स और इसके सिनोनिम्स करेंगे। तो मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स के बाद हम 1 बाय 1 स्टैंजा को पढ़ेंगे। तो आज हम पहले इसके क्या कर लेते हैं, मीनिंग्स और सिनोनिम्स कर लेते हैं। मीनिंग्स एंड
synonyms, यानी शब्द अर्थ और समानार्थी शब्द, शब्द अर्थ और समानार्थी शब्द। सबसे पहला मीनिंग है STAGE, स्टेज। स्टेज यानी क्या होता है? रंगमंच, रंगमंच, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? मंच भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम्स अगर हम देखें स्टेज, रंगमंच, तो इसका सिनोनिम्स होता है पोडियम या फिर डाइस से, PODIAM, पोडियम, या फिर DAIS, डाइस। पोडियम या डाइस, पोडियम या हम डाइस इसको बोल सकते हैं, पोडियम या डाइस इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड मीनिंग है इसमें मेयरली, MERELY, मेयरली, मेरे लिए यानी मात्र या फिर केवल, केवल या फिर इसको हम मात्र बोल सकते हैं, मात्र या केवल। इसका इंग्लिश सिनोनिम्स हम बोल सकते हैं ओनली, ओनली, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ओनली, जस्ट या सिंपली, ओनली, जस्ट या SIMPLY, सिंपली इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। स्टेज को हम पोडियम बोल सकते हैं, डाइस बोल सकते हैं, मेयरली को हम ओनली, जस्ट या सिंपली। नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे, नेक्स्ट मीनिंग है PLAYER, प्लेयर। प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? SPORTSMAN, स्पोर्ट्समैन, या फिर गेमस्टर, गेमस्टर भी इसको हम बोल सकते हैं। गैंगस्टर नहीं होता है, गैमस्टर होता है। गैंगस्टर अलग चीज़ हो सकती है, गैंगस्टर को ख्यात व्यक्ति होता है, और गेमस्टर यानी खिलाड़ी होता है। ठीक है, ये ध्यान रहे, कहीं आप गेमस्टर की जगह गैंगस्टर लिख लो, गैंगस्टर लिख लो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एग्जिट, EXIT, एग्जिट। एग्जिट यानी प्रस्थान करना, या प्रस्थान या फिर जाना। ठीक है, प्रस्थान या फिर जाना, तो इसे हम लीव बोल सकते हैं, LEAVE, लीव, DEPATURE, डिपार्च, 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 DEPARTURE, डिपार्चर। क्या क्या बोल सकते हैं? लीव, डिपार्चर, और वेंट भी बोल सकते हैं इसको, WENT नहीं, VENT, वेंट, चले जाना, प्रस्थान करना। इसके बाद है एंट्रेंस, ENTRANCE, एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब आना या प्रवेश करना, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? कम बोल सकते हैं। सिनोनिम्स में इसको हम क्या बोल सकते हैं? कम बोल सकते हैं, एंट्री बोल सकते हैं, एक्सेस बोल सकते हैं। एंट्री, एक्सेस, प्रवेश से कम, आना, एंट्री या एक्सेस से बोल सकते हैं। इसके बाद है एक्ट्स, अभिनय या फिर भूमिकाएं, ACTS, एक्ट्स यानी अभिनय, या इसको हम भूमिकाएं बोल सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स रोल्स, ROLES, रोल्स, रोल्स, भूमिकाएं, रोल्स। एक्ट से अभिनय या भूमिकाएं, जिसको हम रोल्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे एजेस, AGES, एजेस यानी अवस्थाएं, एजेस यानी अवस्थाएं, एजेस यानी अवस्थाएं। फेज, अवस्थाएं, जैसे PHASE, फेज हो सकता है। जो एजेज हैं जिसका हम अवस्थाएं लिखते हैं, इसको हम फेज बोल सकते हैं। पोजीशन बोल सकते हैं, स्थिति या अवस्थाएं, POSITTION, पोजीशन। एजेज के बाद देखेंगे
एजेस के बाद आता है इन्फेंट, INFANT, इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। क्या होता है? शिशु, जिसे हम बोल सकते हैं ए न्यूली बोर्न चाइल्ड। ए न्यूली बोर्न चाइल्ड यानी एक अभी जन्मा बच्चा, न्यूली बोर्न चाइल्ड, बेबी बोल सकते हैं, या इसका सिनोनिम से बोल सकते हैं। ये सिनोनिम हो सकते हैं इसके। इसके बाद है मैवलिंग। मैवलिंग MEWILING, मैवलिंग MEWILING, मैवलिंग। मैवलिंग यानी शिशु का रोना। शिशु का रोना। और शिशु का रोना कैसा होता है? छोटे बच्चे का रोना बिल्कुल बिल्ली की तरह। तो इसे हम मेवल भी बोल सकते हैं। मैवलिंग का मेवल भी बोल सकते हैं और ग्रिजल भी बोल सकते हैं। GRIZZLE, ग्रिजल। ग्रिजल भी बोल सकते हैं। ग्रिजल का मतलब भी होता है बच्चे का रोना या छोटे शिशु का रोना। इसके बाद देखेंगे पकिंग। पकिंग पकिंग का मतलब होता है उल्टियाँ करना। PUKING, पकिंग मतलब उल्टियाँ। पकिंग का मतलब होता है उल्टियाँ। ठीक है। मैविंग, पकिंग, इसे हम रेट्स बोल सकते हैं। RETCH, रेट्स यानी उल्टियाँ करना। पकिंग उल्टियाँ, रेट्स उल्टियाँ। इसके बाद है नर्स, NURSE, नर्स। नर्स का मतलब होता है, इसे सीधा हम नर्स भी बोलते हैं, दाई भी बोलते हैं, परिचायिका भी बोलते हैं। ये इनके नेम हो सकते हैं। नर्स को हम हिंदी में नर्स, दाई या परिचायिका बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? नर्स, दाई, परिचायिका, जिसे हम पैरामेडिक बोल सकते हैं। इनका दूसरा नाम PARAMEDIC, पैरामेडिक नर्स, दाई या परिचायिका हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे आर्म। आर्म में से भुजा होती है, सभी को पता है। सर क्या लिखवा रहे हो? आर्म मीन्स भुजा, ये तो सभी को पता है, आर्म मीन्स भुजा होती है। लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स डस्टर, दैट मीन्स DUSTER, डस्टर, तो देखते रह जाओगे। डस्टर तो सर साफ करने वाला होता है, वो नहीं डस्टर। डस्टर का मतलब ही बुझा होता है। ठीक है, क्या होता है? बुझा होता है। ये सारे मीनिंग्स आप नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से साथ साथ में आप नोट कर रहे होंगे। इनके साथ मीनिंग्स और सिनोनिम्स हो रहे हैं सभी के, ठीक से समझ में भी आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, इनको रिमूव करता हूँ मैं यहाँ से। आर्म के बाद हम देखेंगे विनिंग, WHINING। क्या है? WHINING, विनिंग यानी शिकायत। तो इसको हम COMPLAINT, कंप्लेंट, इसका सिनोनिम हो जाता है। विनिंग का वर्ड मीनिंग होता है शिकायत, और जिसको हम कंप्लेंट बोल सकते हैं। उसके बाद स्कूल बॉय यानी
विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब STUDENT, स्टूडेंट, स्टूडेंट। उसके बाद है सचल, सचल SATCHAL, सचल यानी बस्ता, या इसे हम बैग बोल सकते हैं। और इंग्लिश वर्ड भी क्या हो सकता है इसका, बैग हो सकता है। शाइनिंग, SHINNING, शाइनिंग। शाइनिंग को हम क्या लिख सकते हैं, शाइनिंग का मतलब होता है चमकदार। इसको हम GLOSSY, ग्लोसी भी बोल सकते हैं, शाइन भी बोल सकते हैं। SHING, शाइन, चमकदार। शाइनी, शाइनी चमकदार, शाइनिंग चमकदार, ग्लोसी या शाइनी, ये इसका सिनोनिम से हो सकता है। शाइनिंग के बाद देखेंगे क्रिम्पिंग, CREEPING, क्रिपिंग यानी रेंगते हुए, क्रिपिंग यानी रेंगते हुए। क्रिम्पिंग यानी, क्रिम्पिंग वर्ड का अर्थ क्या होगा, रेंगते हुए या धीरे धीरे, जिसको हम स्लिथर SLITHER, स्लिथर बोल सकते हैं, लिथर नहीं स्लिथर, स्लिथर धीरे धीरे या रेंगते हुए। स्नेल SNAIL, स्नेल का मतलब होता है घोंगा। क्या होता है, घोंगा होता है, एक जानवर होता है जो जमीन पर पेट को रगड़ कर चलता है। इसको हम कॉन्च, कॉन्च भी बोलते हैं, इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कॉन्च भी होता है और स्नेल भी, स्नेल भी होता है, कॉन्च, CONCH, कॉन्च। उसके बाद देखते हैं कॉन्च के बाद अनविलिंगली, UNWILLINGLY, अनविलिंगली यानी अनिच्छा से। कैसे, अनिच्छा से, अनविलिंगली यानी अनिच्छा से, अनविलिंगली अनिच्छा, अनिच्छा का मतलब जिसकी इच्छा न हो, तो इसे हम फुलिशली भी बोल सकते हैं, FOLLISHLY, फुलिशली, FOLLISHILY, फुलिशली। फुलिशली, फुलिशली क्या है, अनविलिंगली का हम क्या रख सकते हैं, अनिच्छा से या फुलिशली। आगे हैं लवर, लवर जिसको हम बोलते हैं प्रेमी। सिनोनिम्स स्वीटहार्ट, लवर, प्रेमी जिसका सिनोनिम्स हो सकता है स्वीटहार्ट। सिंगिंग, सिंगिंग, साइंग, SIGHI, साइंग यानी विलाप करना या आहें भरना। क्या होगा इसका, विलाप करना या आहें भरना। साइंग, विलाप करना या आहें भरना।
तो मोरनिया पाइनेकर्स PINE पीने या MOURN मौर्न, मौर्न यानी विलाप करना, मौर्न यानी विलाप करना। इसके बाद है फर्नेंस FURNACE फर्नेंस, फर्नेंस यानी होता है भट्टी। क्या होता है? भट्टी। और इस भट्टी को हम क्लीन भी बोल सकते हैं। भट्टी को क्या बोल सकते हैं? क्लीन भी बोल सकते हैं। फर्नेस, फर्नेस यानी भट्टी, और भट्टी का सिनोनिम्स हो गया क्लेन। उसके बाद है वॉयफुल WOEFUL वॉयफुल BALLED ब्लाड। वॉयफुल ब्लाड का मतलब होता है विरह गीत। क्या होता है? विरह गीत, यानी किसी की याद में, किसी की बिछुड़न में गाए जाने वाले गीत को हम विरह गीत कहते हैं। फिर इसको हम अनहैप्पीली या फिर रिमेम्बरिंग सॉन्ग बोल सकते हैं। रिमेम्बरिंग सॉन्ग या फिर अनहैप्पीली ब्लाड, नाखुश गीत या फिर एक यादगार गीत। रिमेम्बरिंग सॉन्ग, एक यादगार गीत। आई थिंक आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, और जिसने नहीं लिखा है वो जल्दी से लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। ब्लाड के बाद है मिस्ट्रेस MISTRESS मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस यानी होता है प्रेमिका, जिसे हम वी लव्ड बोलते हैं, जिसका सिनोनिम, इंग्लिश सिनोनिम्स क्या होता है? वी लव्ड होता है। मिस्ट्रेस का इंग्लिश सिनोनिम क्या होता है? वी लव्ड होता है। इसके बाद है आईब्रो। आईब्रो यानी बोहें, जिसे हम ब्रो बोल सकते हैं। आईब्रो, बोहें। सोल्जर सिपाही, या इसे हम सैनिक बोल सकते हैं। सोल्जर, सोल्जर यानी सिपाही या सैनिक। योद्धा WARRIER वॉरियर, सिपाही, सैनिक या योद्धा, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं? वॉरियर बोल सकते हैं। स्ट्रेंज STARANGE स्ट्रेंज। स्ट्रेंज यानी अजनबी। स्ट्रेंज यानी अजनबी, जिसे हम जानते न हों। क्या था? स्ट्रेंज यानी UNIQUE अद्वितीय, अजीब, अजीबोगरीब, अनक्यू। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेंज हो गया, स्ट्रेंज। ओट्स OATHS ओट्स यानी सौगंध, सौगंध। SWEARING स्वेरिंग। ओवेम, स्वेरिंग
व्योम, VOM, व्योम, ओवेम नहीं होता, व्योम। स्वेरिंग, व्योम। एक और होता है, इसको हम डाइक, DICK, डाइक। ये सारे ओथ्स यानी सौगंध के सिनोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं किसके? ओथ्स के। इसके बाद है बियरेड, BEARD, बियर्ड यानी दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाला, बियर्ड यानी दाढ़ी वाला। इसका मेरे को कहीं सिनोनिम्स नहीं मिल पाया, तो अगर मिलेगा तो मैं आपको नोट करवा दूंगा, ठीक है। तो बियर्ड यानी दाढ़ी वाला, इसका सिनोनिम्स ठीक से नहीं मिल पाया मेरे को औचित्यपूर्वक, तो कोशिश है जारी, मिल जाएगा तो मैं आपको लिखवा दूंगा। इसके बाद है पार्ड, PARD, पार्ड मतलब होता है तेंदुआ, तेंदुआ। इससे हम क्या बोल सकते हैं? इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? TIGER, टाइगर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? टाइगर बोल सकते हैं। पार्ड को क्या बोल सकते हैं? टाइगर बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी होगा, काफ़ी कुछ पढ़ लिया है हमने। तो बाकी हम कल इसका मीनिंग्स कंप्लीट करेंगे, और मीनिंग्स कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे, अगर व्यवस्थित टाइम हमारे पास होगा तो हम प्रत्येक सेंटेंस वाइज या प्रत्येक पैराग्राफ वाइज इसका हिंदी ट्रांसलेशन और व्याख्यान पढ़ेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में आ रहा है गुड रिस्पॉन्स दीजिएगा, और लाइक बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।